नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका क्या काम है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। जिस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज था जिसको हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया था, उसी तरह पोटेंशियोमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, और इसके क्या क्या काम है, इसलिए यूज होता है, ये हम अब देखेंगे इस आर्टिकल में। तो शुरू करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वोल्ट मीटर की तरफ लेके जाऊंगी। पीछे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, एक टॉपिक में वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ था इनफिनिट रेजिस्टेंस का। वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो जरूरी होता है कि जो डिवाइस हम लगा रहे हैं, यानी कि वोल्ट मीटर जो लगा रहे हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, उसमें से कोई करंट पास ना करे। अगर उसमें से करंट पास करेगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज की वैल्यू वो तो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट वो वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा जब उसमें से करंट पास करेगा। V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, ठीक है। तो जब I की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि गिलवेनो वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए अगर उसने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है वोल्टेज की। ठीक है, और जब करंट पास नहीं करेगा तो उसका अगर हम दूसरे लफ्जों में मतलब देखें तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, यानी कि इन्फिनिट होगी। बहुत हाई होगी तो बहुत थोड़ा करंट पास करेगा, लेकिन जब उसको इन्फिनिट कर देंगे तो उसमें से जीरो करंट पास करेगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है तो आपको एक ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी हो या इन्फिनिट हो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी थोड़ी सी तो उसमें से करंट पास करेगा। ठीक है, और वो जो करंट है वो जो सर्किट है उसके करंट को चेंज कर देगा, पूरे सर्किट के करंट को, और पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करता है, जब उसमें से कोई करंट पास ना करे या जब वो कोई करंट ड्रॉ ना करे सर्किट में से। ठीक है, तो अब ये ऑब्वियसली आइडियल वोल्ट मीटर ही हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिट रेजिस्टेंस वैसे तो प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकती ना। तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस का जो वोल्ट मीटर होगा वो आइडियल होगा। हमारे पास अभी तक कोई ऐसा वोल्ट मीटर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो, तो एक आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो सकती है और वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है, हाँ हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, ऑल दो आइडियल वोल्ट मीटर हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो काफी हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर है, एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इनको यूज करते हैं क्योंकि ये काफी हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस काफी लार्ज होती है और उनमें से बहुत थोड़ा करंट पास करता है, इस वजह से तकरीबन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेटली मेजरमेंट हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और ये डिजिटल वोल्टमीटर बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं। तो इस वजह से छोटी छोटी लैब के कामों के लिए तो हम उसको यूज नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसिव डिवाइसेस को। ठीक है, तो हमें कोई ऑल्टरनेट मेथड चाहिए, इसके लिए कोई ऑल्टरनेट डिवाइसेस चाहिए। तो वो जो ऑल्टरनेट डिवाइस है जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है वो पोटेंशियोमीटर है, जिसको हम अभी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डिवाइस कौन सा है जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है और वो इकोनॉमिकल भी है हमारी लैब्स के लिए, वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सर्किट देखते हैं किस तरह से होता है, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट तकरीबन रियोस्टाट जैसा होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक बड़ी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसको कैपिटल आर लिखा हुआ है, दो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, और आपको ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट नजर आ रहा है जिसको सी से शो किया गया है। जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ए बी वायर पर मूव करेगा या ए बी रेजिस्टेंस पर मूव करेगा,
वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि ए और सी के बीच में होगी वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इसके चेंज होने की वजह से फिर हमारे पोटेंशियोमीटर की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया कि इस ए बी वायर या पोटेंशियोमीटर की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और टर्मिनल ए और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है ताकि हमारे पास मेजरमेंट्स आती रहें वोल्टेज की, ठीक है। ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस यूज होगी उसको हम स्मॉल आर कहेंगे और ए से लेकर बी तक जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। अब हम सर्किट को एनालाइज करते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं। अच्छा, जब हम ए और बी के साथ बैटरी अटैच कर देंगे ईएमएफ ई की, तो इसमें से अगर करंट आई पास करता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू आई आर, कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू ई ओवर कैपिटल आर, ठीक है। अब अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें जिसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, तो इसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियसली वो ई तो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। तो इन ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे मेजर होगा आपके पास इस वोल्ट मीटर से, वो क्या होगा, होगा वी इक्वल्स टू आई स्मॉल आर। अब यहाँ इसकी इक्वेशन में जो आई आया उसकी जगह आप ये वाली वैल्यू लगा दें ई ओवर कैपिटल आर, तो आपके पास देखिए ये इक्वेशन बन जाती है आर स्मॉल आई इक्वल्स टू आर ई ओवर कैपिटल आर, ठीक है। अब ये स्मॉल आर कैसे चेंज होगी, ये देखिए आपको एक एनिमेशन में भी दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप आपका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट जो है वो मूव करेगा ए की तरफ, वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जैसे ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट या ए की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे स्मॉल आर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर ये राइट साइड पर यानी कि बी की तरफ मूव करेगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज सी इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए टू बी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, तो जब ये बिल्कुल ए पर होगा तो वैल्यू जीरो होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और जब हम बी तक पहुंच जाएंगे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली पूरी रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक चेंज होती है। और जब ये हो रही है तो चूंकि E इक्वल्स टू आई आर होता है, तो जब R की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से कैपिटल R तक, तो ऑब्वियसली वोल्टेज की वैल्यू भी किस तरह चेंज होगी, जीरो से कैपिटल E तक चेंज होगी, ठीक है। फॉर जीरो रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी एंड फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R वोल्टेज की वैल्यू कैपिटल E होगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो EMF यानी कि E ही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो इस तरह की अरेंजमेंट हमने कहीं और भी पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस चेंज होती थी वोल्टेज चेंज होता था, तो वो हमने कहाँ पढ़ी थी, वो हमने रियोस्टैट की एप्लीकेशन में पढ़ी थी जब हमने रियोस्टैट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का पहला काम हमारे पास क्या आ गया कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको पता चल गया कि जैसे ही स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से रेजिस्टेंस चेंज होगी वोल्टेज चेंज होता जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का सबसे पहला काम क्या आ गया कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है, ठीक है। ओके, दूसरा काम दूसरा काम जो है वो क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। दूसरा काम इसका क्या है, उसके लिए हमने एक और सर्किट ड्रॉ किया है, ठीक है। ये सर्किट जब एनालाइज कर लेंगे तो इसका रिजल्ट हमें बताएगा कि इससे हम और क्या काम कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन तो हो गई कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज हो रहा है, दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है वो करने के लिए हम ये सर्किट जो है इसको कंसिडर करते हैं फिगर 13.25 में जो है। उसी तरह से ए बी वायर है, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसको हमने एक बैटरी ई के साथ अटैच किया हुआ है और ए और सी यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, साथ एक और बैटरी लगाई हुई है जिसकी ईएमएफ को हमने ई एक्स लिख दिया है, ठीक है। ये जो ई एक्स है
ये आप समझ लें एक ऐसी ईएमएफ है जिसको हम इस सर्किट को एनालाइज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ईएमएफ ये हम मेजर कर सकते हैं इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको सॉरी मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर कह रही हूँ बार बार, ये गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस सर्किट को एनालाइज करते हैं और इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लूप ले लेंगे AGCA। ए जी मतलब ये गैल्वेनोमीटर, CA यानी कि ये वाला लूप जिसके अंदर EX आ रही है वो लूप हमने ले लिया। ठीक है, अब इस लूप को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि अभी हमने पीछे निकाला था, वो क्या होगा, अभी हमने देखा था, पीछे चलते हैं जरा, ये देखिए क्या निकला है, स्मॉल r इंटू ई ओवर कैपिटल R। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज ई स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास उस वोल्टेज की वैल्यू है जो ए और सी के दरमियान में होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पोटेंशियल ए और सी के दरमियान में क्या है, तो आपको यहाँ एक बैटरी भी लगी नजर आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर की हम इस सी को स्लाइड करवाते हैं ए और बी की तरफ, और स्मॉल आर की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दे। जीरो डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होगा कि इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, और कोई करंट पास करने का क्या मतलब होगा कि ए और सी के बीच में जितना पोटेंशियल है वो इस ई एक्स के बराबर आ जाए। करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। तो जब ए और सी का वोल्टेज और इस बैटरी का वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो डिफरेंस तो नहीं रहेगा, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीरो करंट कंडीशन ही यूज करेंगे। क्या करना है, हमने सी को ऐसे मूव करवाना है कि आपके पास गैल्वेनोमीटर के ऊपर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए। जब जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगी तो ए और सी के बीच में जो वोल्टेज है वो ई एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो when there is no deflection or zero deflection on the galvanometer, the voltage between A and C will be equal to EX. ठीक है, तो EX equals to the voltage between E and C which is E small r over capital R। तो ये इक्वेशन हमने ऐसे लिख ली, EX equals to E small r over capital R। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ये इस रेजिस्टेंस की ए और बी की जो टोटल रेजिस्टेंस है R, ए और बी की अगर टोटल लेंथ कैपिटल L है, ठीक है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ का क्या रिलेशन होता है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो इस कैपिटल R को मैं इसकी लेंथ यानी कैपिटल L से रिप्लेस कर सकती हूँ। इसी तरह ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है और जो स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है, और अगर इनके बीच की लेंथ स्मॉल l है, तो इसका मतलब है स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। तो मैं स्मॉल r को स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, ई एक्स इक्वल्स टू ई स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि अगर आपके पास एक अननोन सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद है तो आप पोटेंशियोमीटर के जरिए उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ईएमएफ ई वाला सेल है ये तो आपने बैटरी खुद लगाई हुई है और ये नोन है। स्मॉल एल आप इसकी रेजिस्टेंस जो यूज हुई है उसकी लेंथ पढ़ लेंगे, कैपिटल एल टोटल लेंथ है, ये भी आप मेजर कर लेंगे स्केल से, इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है ये तीनों फैक्टर्स नोन होंगे हमारे पास। तो अगर तीनों फैक्टर्स नोन है तो ऑब्वियसली ई एक्स की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियोमीटर का दूसरा काम क्या हो गया कि ये किसी अननोन सेल की ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, पहला फंक्शन इसका था कि हमने इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि हम किसी अननोन सेल की ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं।
और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए या उसमें से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का दूसरा फंक्शन था। अच्छा, एक और छोटी सी बात, आपने ख्याल रखना है कि ये जो ई एक्स है ये ई से बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि इस वायर के थ्रू, इस ए बी वायर के थ्रू हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज ले सकते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस 0 से कैपिटल आर तक चेंज होगी जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ था, 0 से कैपिटल ई तक। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की अटेन हो सकती है वो ई के बराबर है। तो अगर आप ये ई एक्स जो है वो ई से बड़ा ले लेंगे तो आपके पास गैल्वेनोमीटर पे कभी भी जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि ई एक्स हमेशा ई से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा हो गया तो उसके बराबर हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे नोट की कि गैल्वेनोमीटर पे हमने बिल्कुल जीरो करंट कर दिया था। ठीक है, तो जब करंट जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि इस सेल की जो ईएमएफ है उसकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपके पास, इसके पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो यही हमने पीछे बात की थी कि वोल्ट मीटर में से जीरो करंट पास करना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट होनी चाहिए, तब भी वो एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने वो जीरो करंट वाला काम करवा लिया। यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हो गई थी, कोई करंट पास नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि इस सेल की एक्यूरेट वैल्यू मेजर हो गई थी। तो जो काम हमारे लिए वोल्ट मीटर से करना मुश्किल था, आपने यहाँ देख लिया कि पोटेंशियोमीटर से बहुत आराम से मेजर हो रहा है। तो इस वजह से हमने पोटेंशियोमीटर को एज एन ऑल्टरनेटिव डिवाइस यूज किया है वोल्ट मीटर की जगह। ठीक है, तो ये बहुत एक्यूरेटली वैल्यू मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो ये दो मेन काम थे। अब इस दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरी जो इसकी वर्किंग है, उससे हम एक और रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखें हमने यहाँ ई एक्स लगाई है ना, हम क्या करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल हमने ई एक्स को, मैं अब सपोज ई वन कह देती हूँ, मैंने एक बैटरी ई वन ई एम एफ की लगाई है और इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो अभी हमने डिस्कस किया उसकी ई एम एफ की वैल्यू मेजर कर ली। ठीक है, वो कोई वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ कि ई वन को उतार देती हूँ यहाँ से और इसकी जगह ई टू यानी कि एक और नया सेल या एक और नई बैटरी लगा देती हूँ जिसकी ई एम एफ ई टू है, उसको भी मेजर कर लेती हूँ जीरो कंडीशन यूज करके। ठीक है, तो अगर मैं ई वन के लिए इस इक्वेशन को लिखूं तो क्या हो जाएगी, ई वन इक्वल्स टू ई इंटू एल वन, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच में थी जब ई वन यहाँ लगा हुआ था, उसको मैंने एल वन कह दिया, डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। ई टू के लिए मैं क्या लिखूंगी, ई टू इक्वल्स टू ई एल टू, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच में थी जब मैंने ई टू लगाया हुआ था ई एक्स की जगह, तो ये एल टू डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ। अब ई और कैपिटल दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ई वन ओवर ई टू इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू। तो अगर आपको याद हो कि लास्ट चैप्टर में हमने जब न्यूमेरिकल किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम उसकी रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको E1 और E2 की रेशो नज़र आ रही है तो इसका मतलब है हम दोनों ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके तो दो डिफरेंट सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं और उनकी जो रेशो है वो किसके बराबर आती है, उनकी ईएमएफ की, वो रेजिस्टेंस की लेंथ के बराबर आती है। वो रेजिस्टेंस जो स्लाइडिंग कांटेक्ट और पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल के दरमियान थी। E1 के लिए लेंथ L1 थी और E2 के लिए लेंथ L2 थी, तो ये देखें इन दोनों की रेशो आई। ठीक है, तो तीसरा काम पोटेंशियोमीटर का क्या हो गया कि ये ईएमएफ कंपेयर करने के लिए यूज होती है दो डिफरेंट सेल की। ठीक है, और वो कंपेयर करने के लिए हम सिंपली जो लेंथ यूज हो रही होती है स्लाइडिंग कांटेक्ट और एक फिक्स टर्मिनल के दरमियान, उनकी रेशियोज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समराइज करते हैं अपने रिजल्ट को कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है, अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज होता है और दो डिफरेंट सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये
इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर अटैच होता है उसमें जब हम जीरो डिफ्लेक्शन करवा लेते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करता, तो ये ईएमएफ को बहुत एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल। तो ये जो है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। आज का लेक्चर यहीं तक है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।